मैं डॉक्टर शशि देपाल, एसोसिएट प्रोफेसर गवर्नमेंट मीरा गर्ल्स कॉलेज उदयपुर। आज हम हिस्ट्री के सेकेंड ईयर हिस्ट्री के फर्स्ट पेपर के फर्स्ट यूनिट के फर्स्ट टॉपिक की बात करेंगे और फर्स्ट चैप्टर का नाम है यूरोपीय शक्तियों का आगमन। आज का हमारा टॉपिक है यूरोपीय शक्तियों का आगमन। भारतवर्ष की बात करें तो भारतवर्ष प्राचीन काल से ही अपनी सांस्कृतिक परंपरा, आर्थिक समृद्धि, अपनी धरोहर के कारण पूरे विश्व में बहुत प्रसिद्ध रहा है और भारत की सांस्कृतिक और आध्यात्मिक उन्नति ने यूरोप और अन्य महाद्वीपों को हमेशा से प्रेरित और प्रभावित किया है। प्राचीन काल से ही भारत का व्यापारिक दृष्टि से भी विशेष महत्व रहा है और यहाँ पर हम यूरोपीय शक्तियों के आगमन की बात कर रहे हैं। तो यूरोपीय शक्तियों के आगमन का जो विशेष रूप से कारण था, भारत आकर्षण का केंद्र था और आकर्षण के केंद्र न केवल भारत इस समय था बल्कि प्राचीन काल से ही विभिन्न विदेशी जातियाँ भारत के अंदर आती रही है। भारत विद्या की दृष्टि से, अध्ययन की दृष्टि से एक बड़ा केंद्र रहा है। भारत की जो धार्मिक स्थिति है, भारत के जो आध्यात्मिक जो उन्नति है, उसने हमेशा से विदेशियों को यहाँ आने के लिए प्रेरित किया है। साथ ही साथ भारत की अतुल धन संपदा, भारत का वैभव, जिसने भारत में आक्रमणकारियों को सदा आक्रमण करने के लिए भी प्रेरित किया है। लेकिन यहाँ पर हम बात कर रहे हैं यूरोपीय शक्तियों के आगमन की, और यूरोपीय शक्तियाँ किसी आक्रमणकारी के रूप में नहीं बल्कि व्यापारी के रूप में भारत में प्रवेश करती है। तो किस तरीके से यहाँ पर यूरोपीय शक्तियों का प्रवेश हुआ भारत में, हम इसकी बात करेंगे। तो सबसे पहले यूरोपीय शक्तियों का भारत में जो प्रवेश हुआ उसके पीछे जो कारण थे, यूरोप में पुनर्जागरण, तत्पश्चात धर्म सुधार आंदोलन और फिर वाणिज्यवाद आ चुका था। यूरोप में पुनर्जागरण के परिणाम स्वरूप और वाणिज्यवाद के परिणाम स्वरूप एक नया कॉन्सेप्ट जो था वो यूरोप में आया। इससे पूर्व हम यूरोप की अगर बात करें तो मध्यकाल में यूरोप के लिए कहा जाता है कि मध्यकाल में यूरोप कूपमंडूक स्थिति में था, एक कुएं के मेंढक की तरह था। लेकिन आधुनिक काल में पुनर्जागरण और नई प्रवृत्तियों के कारण वह नवीनता की ओर अग्रसर हुआ और यूरोप सुषुप्त अवस्था से फिर से जागा और यूरोप में पुनर्जागरण आया। इस यूरोप के पुनर्जागरण के परिणाम स्वरूप यूरोप अपने दायरे से बाहर निकला, नए नए देशों की खोज और साथ ही साथ में जो वाणिज्यवाद का कॉन्सेप्ट था, जिसमें अधिक से अधिक धन प्राप्त करना, अधिक से अधिक सोना और चांदी प्राप्त करना, ये उनका प्रमुख उद्देश्य था। और इस हेतु उनकी दृष्टि जो थी वो भारत और पूर्व के देशों के साथ में व्यापार करके अधिक से अधिक लाभ कमाने की ओर हुई। जब हम भारत और यूरोप की बात करते हैं तो भारत का यूरोप के साथ में प्राचीन काल से ही व्यापारिक संबंध रहा है और स्थल और जल दोनों ही मार्गों से इनके व्यापारिक मार्ग जो थे वो प्रयोग किए जाते थे। स्थल मार्ग की अगर हम बात करें तो बल्कान प्रदेशों से टर्की, फारस, ईरान, इराक होता हुआ अफ़गानिस्तान स्थल मार्ग पहुँचता था और फिर खैबर, कुर्रम, बोलन, गोमल आदि दरों से होता हुआ भारत पहुँचता था। दूसरा मार्ग जल मार्ग, जो भूमध्य सागर अथवा काला सागर द्वारा लाल सागर, फारस की खाड़ी और अरब सागर होता हुआ भारत पहुँचता था। ये जो व्यापारिक मार्ग है 15वीं शताब्दी के उत्तरार्ध तक निर्विवाद रूप से चलते रहे और इनका व्यापार जो है पाश्चात्य देशों के साथ में भारत का सुचारू रूप से व्यापार चलता रहा। किंतु 15वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में कुस्तुनतुनिया और 16वीं शताब्दी में मिस्र पर तुर्कों का अधिकार होने से यूरोप और भारत के बीच परंपरागत मार्ग अवरुद्ध हो गए। इस कारण यूरोपीय देशों को भारत और पूर्वी देशों को के साथ में व्यापार करने के लिए नए जल मार्ग की खोज की आवश्यकता महसूस हुई। यहाँ पर हमने जिस बात का यहाँ पर उल्लेख किया कि कुस्तुनतुनिया पर तुर्कों का अधिकार, जब हम पुनर्जागरण की बात करते हैं तो पुनर्जागरण का एक विशेष कारण इस घटना को बताया जाता है कि कुस्तुनतुनिया पर तुर्कों का अधिकार हो गया और कुस्तुनतुनिया पर तुर्कों का अधिकार हो जाने से जो उनका आने वाला, जो यूरोप से भारत की ओर आने वाला जो स्थल मार्ग था वो अवरुद्ध हो गया।
ऐसे में नए मार्गों की खोज और नए मार्गों की खोज की जब आवश्यकता महसूस हुई तो यूरोप के विभिन्न देश जो है अपने अपने स्तर पर नए जल मार्ग को खोज करने के लिए निकल पड़े। इन्हीं परिस्थितियों में साथ ही साथ में अगर हम भारत के रेफरेंस की बात करते हैं, यहाँ हमने यूरोप की बात की और भारत के बारे में बात करें तो यूरोप के जो विभिन्न लेखक और दार्शनिक हुए उनके मन में भी भारत के प्रति जो विचार थे कि शेक्सपियर जो है वो कहते हैं कि भारत जो है वो महान अवसरों की चरम सीमा है। जर्मन दार्शनिक हेगेल जो है वो भारत को मनोकामनाओं की भूमि कहते हैं और स्विस लेखक लैंडस्ट्रॉन जो है वो कहते हैं कि भारत के बारे में लिखते हैं कि जाने के अनेक रास्ते और माध्यम है पर उद्देश्य एक ही था, चमत्कारिक देश भारत पहुंचना जो धन से लबालब भरा है। अर्थात भारत जो है उसकी विशेष रूप से जो सोने की चिड़िया के रूप में संपूर्ण विश्व में जाना और धन संपदा अथाह धन संपदा जो है उसने जो प्राचीन काल से विदेशों को सदैव आकर्षित करती रही है, निश्चित रूप से यूरोपीय शक्तियों का भी भारत आने का ये एक उद्देश्य यह रहा होगा। और दूसरी ओर हम यूरोप की बात करते हैं तो क्योंकि यूरोप में वाणिज्यवाद पुनर्जागरण आ चुके थे तो इसके परिणाम स्वरूप व्यापार करके अधिक से अधिक मुनाफा कमाने की प्रवृत्ति जो यूरोप में इस समय आ चुकी थी, उसके कारण विभिन्न विदेशी शक्तियां जो है भारत की ओर या यूरोपीय शक्तियां जो है भारत की ओर प्रवृत्त हुई। जब यूरोप विभिन्न देशों की खोज के लिए प्रवृत्त हुआ तो स्पेन का कोलंबस 1492 में भारत की खोज करते हुए अमेरिका पहुंचा और भारत की भूमि पर पहुंचने वाला प्रमुख जल मार्ग से पहुंचने वाला जो प्रथम विदेशी या पुर्तगाली नाविक था वास्को ड गामा, जिसने भारत के जलमार्ग की खोज की और वो भारत पहुंचा। यहाँ पर हम भारत के रेफरेंस में बात कर रहे हैं कि भारत में विदेशी शक्तियों का आगमन हुआ तो भारत में जो आने वाली प्रमुख विदेशी यूरोपीय शक्तियाँ थीं वो 4 शक्तियाँ थीं। सबसे पहले भारत में पुर्तगाली आए। वास्को ड गामा के आगमन के साथ ही भारत में पुर्तगालियों का भारत में व्यापारिक गतिविधियों हेतु प्रवेश और पुर्तगाली व्यापारिक कंपनी की यहाँ स्थापना कर दी गई। उसके पश्चात भारत में डच आए, तत्पश्चात अंग्रेज और सबसे बाद में भारत में फ्रांसीसी आए। इन चारों प्रमुख शक्तियों में व्यापारिक प्रतिस्पर्धा निश्चित रूप से अवश्यंभावी थी। ऐसे में इनमें व्यापारिक प्रतिस्पर्धा हुई और इसके बारे में हम नेक्स्ट उसमें चर्चा करेंगे। भारत में यूरोपीय शक्तियों के आगमन में हम सर्वप्रथम बात करेंगे पुर्तगालियों की। पुर्तगाल जो यूरोप का एक देश था, उसने अपने नाविकों को भारत की खोज करने के लिए भेजा। ऐसे में सर्वप्रथम 1487 में बार्थोलोम डियाज अफ्रीका के एक छोर पर पहुंचा जिसे उत्तम आशा अंतरीप या कैप ऑफ गुड होप का नाम दिया गया, लेकिन उससे आगे भारत का मार्ग उसके लिए प्रशस्त ना हो सका। उसके लगभग 10 वर्ष पश्चात 1498 में 17 मई 1498 को वास्को ड गामा नामक पुर्तगाली नाविक जो है वो भारत के पूर्वी तट पर स्थित कालीकट बंदरगाह पर पहुंचा, जहां के राजा जामोरिन ने उसका स्वागत किया। इसी के साथ में भारत में पुर्तगालियों की व्यापारिक गतिविधियां जो है उसकी शुरुआत होती है और 1502 में कोचीन में पहला पुर्तगालियों के द्वारा पहला दुर्ग बनाया गया और वास्को ड गामा के बाद में अल्फोंसो डी अल्बुकर्क था जो एक छोटे से जहाजी बेड़े का नाविक बनकर 1503 में पहली बार भारत आया था। और उसके पश्चात अगर भारत में हम बात करते हैं पुर्तगालियों की तो भारत में पहला पुर्तगाली जो वायसराय भारत में नियुक्त किया गया था या जो पहला पुर्तगाली गवर्नर था उसे हम फ्रांसिसो डी अल्मीडा के नाम से जानते हैं। अल्मीडा ने भारत में 1505 से लेकर 1509 तक वो भारत में पुर्तगालियों के गवर्नर के रूप में रहा और किन्नौर, कोचीन आदि स्थानों पर दुर्ग जो है पुर्तगालियों के द्वारा स्थापित किए गए और धीरे धीरे पुर्तगालियों का प्रभाव बढ़ाया गया। उसके पश्चात अल्बुकर्क को 1509 में पुर्तगाली गतिविधियों के लिए गवर्नर नियुक्त किया गया।
और वह 1509 से लेकर 1515 तक रहा। अल्बुकर्क ने ही 1510 में गोवा पर अधिकार कर लिया, जो बीजापुर की सल्तनत के अंतर्गत आता था, और धीरे धीरे पुर्तगालियों ने अपनी सत्ता को मजबूत बनाया और गोवा, दमन, दीव, सालसीट, बेसिन, चोल, बम्बई, बंगाल में हुगली और मद्रास स्थित सैंथोम पुर्तगालियों के अधिकार में आ गए। 1530 में गोवा को पुर्तगालियों ने अपनी राजधानी बनाया। उनके पास लगभग 50 दुर्ग और 100 से अधिक जहाजी बेड़े थे। 150 वर्ष की सत्ता के उपभोग के उपरांत उनकी सत्ता का ह्रास होने लगा और उनके पास में सिर्फ गोवा, दमन और दीव ही शेष रह गए। क्योंकि पुर्तगाली यूरोपीय शक्तियों में आने वाले सर्वप्रथम थे, तो एक लंबे समय तक इनका व्यापारिक गतिविधियों पर एकाधिकार रहा। लेकिन जब अन्य यूरोपीय शक्तियों का भारत में प्रवेश हुआ, तो धीरे धीरे इनकी शक्तियाँ भारत से कमज़ोर होने लगी। इसके पश्चात, पुर्तगालियों के पश्चात, हम जो अन्य शक्ति की बात करेंगे, दूसरी नंबर की शक्ति की, वो है डच। और डचों के बारे में अगर हम बात करें, तो डच जो है यूरोप के हॉलैंड या नीदरलैंड के रहने वाले थे। जो हॉलैंड जो है, जिसे नीदरलैंड के भी नाम से जाना जाता है, वहाँ के नागरिक जो है वो डच कहलाते हैं। और डचों के द्वारा भारत में प्रवेश किया गया। 1596 में भारत में आने वाला प्रथम डच जो था, उसका नाम था कार्नेलियस ह्यूटमैन। 1602 में डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की गई। यहाँ पर मैं एक बात का उल्लेख करना चाहूँगी कि ईस्ट इंडिया कंपनी, आगे चलकर जब हम भारत के इस इतिहास के इस पेपर को पढ़ते हैं, तो हम ईस्ट इंडिया कंपनी का बार बार जिक्र करते हैं, लेकिन वो ईस्ट इंडिया कंपनी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी। यहाँ पर हम पुर्तगालियों के द्वारा, डचों के द्वारा डच ईस्ट इंडिया कंपनी, अंग्रेज़ों के द्वारा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी, जो फ्रांसीसियों की कंपनी थी। यानी यूरोप के देशों में, यूरोप जो महाद्वीप है, वहाँ के देशों में पूर्व के देशों के साथ व्यापार करने के लिए, विशेष रूप से भारत और अन्य पूर्व के देशों के साथ में व्यापार करने के लिए जिन व्यापारिक कंपनियों की स्थापना की गई, उन्हें हम ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से जानते हैं। और जो ईस्ट इंडिया कंपनी डचों के द्वारा स्थापित की गई, हॉलैंड में स्थापित की गई, उसे डच ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से जाना जाता है। इन्होंने धीरे धीरे व्यापारिक मसालों पर मसाले हैं, उन पर अपना व्यापारिक अधिकार स्थापित कर लिया। डचों ने भारत में सूरत, भड़ौच, कैम्बे, अहमदाबाद, कोचीन, मछलीपट्टनम, चिनसुरा और पटना में व्यापारिक केंद्र स्थापित किए। लगभग 3 शताब्दियों तक पूर्वी द्वीप समूह पर डचों का आधिपत्य रहा, किंतु अंग्रेज़ों ने भारत में उन्हें स्थापित नहीं होने दिया। आरंभिक वर्षों में डचों के और अंग्रेज़ों के अच्छे संबंध रहे, लेकिन व्यापारिक प्रतिद्वंदिता के चलते धीरे धीरे वे एक दूसरे के शत्रु होने लगे। और डचों का जो विशेष रूप से जो इंटरेस्ट था, वो मसालों में ज़्यादा रुचि होने के कारण वे यहाँ से निकलकर दूसरे जो दक्षिण एशियाई देश हैं, वहाँ पर चले गए और धीरे धीरे डचों का पतन भारत से होने लगा।